अंडरस्टैंडिंग लेके कितने की 3। क्या एंटिटी, एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल, इन 3 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिस्क आइडेंटिफाई भी होंगे और असेस भी होंगे। कितनी चीज़ें जी, 3। कि एंटिटी क्या है, जिस एंटिटी को ऑडिट करने जा रहे हैं ये क्या है और ये किस एनवायरनमेंट में काम कर रही है, इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है और एनवायरनमेंट को भी जरूरी है। ठीक हो गया, 2 बातें होगी। और फिर इस एंटिटी का आखिरी चीज क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। इन 3 चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या आइडेंटिफाई होंगे, रिस्क, और फिर आप उसको असेस करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल सुने जरा। आप नियाग्रा मिल्स, हमने हमारा एक आसान भी है, सामने भी है, पास भी है, इसी को ले लेते हैं। नियाग्रा मिल्स का ऑडिट करने गए, आपको पता लगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई प्रॉफिट में 20% शेयर मिलता है। आप एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहे थे, एंटिटी क्या है, आपको पता लगा, अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे 20% प्रॉफिट में बोनस मिलता है मैनेजमेंट को। बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली ना आपको। रिस्क कैसे हुआ, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होता, प्रॉफिट की कोई एंट्री नहीं होती, असल में इंक्रीज इन रेवेन्यूज और डिक्रीज इन, 2 रिस्क पता लगे, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यूज या इनकम्स और रिस्क ऑफ अंडर, यानी उसमें ओवर स्टेटमेंट इन रेवेन्यूज, अंडर स्टेटमेंट इन एक्सपेंसेस। अब आप ये ऑडिट करने आएंगे, आप प्रॉफिट को या रेवेन्यू को उस नज़र से देखेंगे कि यार ये इसमें ओवर स्टेटमेंट है, रिस्क है, आपकी डायरेक्शन उस तरफ होगी। और एक्सपेंसेस में डायरेक्शन होगी कि इन्होंने एक्सपेंसेस छुपाए होंगे। समझ गए, क्लियर है। अच्छा, आप आए, आपने देखा क्या इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ, एक इंफॉर्मेशन मिली कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ, ठीक हो गया। लोन की रिक्वायरमेंट है इनकी रेशियो होनी चाहिए, करंट रेशियो होनी चाहिए 1.2 to 1, पढ़ा है ना रेशियो, 1.2 ये रेशियो होनी चाहिए, ठीक है। कोई रिस्क आइडेंटिफाई होता है, करंट एसेट्स, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट इन या अंडर स्टेटमेंट इन, क्योंकि कंपनी प्रेशर में है ना, जैसे हम IMF के प्रेशर में, यही प्रेशर कंपनी से होता है, बैंक्स का, शर्तें माननी पड़ती है ना, तो बैंक की शर्त। समझ गए, याद रहेगा। कहां से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी। समझ गए जी। एनवायरनमेंट पे आ जाए, हम इसको भी डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट को। आसान सी मैं एग्जांपल देता हूँ, हम आगे चलेंगे, फिर रेलेवेंट जगह पे जाके पढ़ेंगे। मैं मदीना गया हज करने, हज पे मदीना गया, तो मैंने देखा बड़ी बड़ी गोल्ड की शॉप बगैर कोई सिक्योरिटी गार्ड के, इवन उनके कोई लोहे की भी कोई गेट्स वगैरह नहीं, कुछ उनके जो होते हैं ना, जिसको बंद करते हैं शॉप को, क्या बोलते हैं उसे, शेड्स, वो भी छोटा ड्रॉर है, इतना छोटा सा लॉक लगाया जो मेरे ऑफिस के ड्रॉर को लगा होता है, यानी यूं करें हम खोलना है, उन्हें कोई टेंशन नहीं, वो एनवायरनमेंट ही नहीं चोरी का। समझ गए, एनवायरनमेंट है ना। अच्छा, वही गोल्ड की उससे छोटी छोटी शॉप्स लगा लें, स्टैना रोड पे, फैसलाबाद में, वहाँ भी ऐसी है। वहाँ पहले शेड है लोहे का, उससे पहले 2 चौकीदार बैठे होते हैं बंदूकें लेके, बड़ी बड़ी मूछें रख के, फिर वो लोहे का शेड होता है। अब शेड में एंटर होते हैं, पीछे ग्रिल लगी होती है, वो ग्रिल खोलते हैं, बटन, गेट, इलेक्ट्रॉनिक गेट होता है, फिर आप अंदर जाते हैं, और फिर अगले अखबार में आते हैं टिकट हुई। ठीक है ना, एनवायरनमेंट डिफरेंट है। आप देखें किस एनवायरनमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, वहाँ के हालात क्या हैं। मैंने सिक्योरिटी एग्जांपल दी मैंने आपको, बेताशा एग्जांपल दे सकते हैं। एनवायरनमेंट से रिस्क मिलते हैं आपको।
अब यूरोप में जाएं, स्कूल्स देखें कि छोटी छोटी फेंसेस हैं 2-2 फुट की। मेरे से बंदा वो चलते चलते क्रॉस करे, पता नहीं चले कुछ क्रॉस किया, ठीक हो गया। अब लंबे लंबे आगे लॉन्स हैं, फिर दरमियान में स्कूल है, इधर जंगल है, एक साइड पे लेक है, वो इस तरह के इन्वायरमेंट में स्कूल होंगे। हमारे आप देखें कि 8-8 फुट की दीवारें, उसमें भी 2-2 फुट की तारे छोड़ी हुई हैं, उन तारों में करंट छोड़ा हुआ, ठीक है। और फिर कोई ना कोई मसला हो जाता है सिक्योरिटी का, GHQ हमला हो जाता, कामरा एयर बेस में हमला हो जाता। वो है ना अभी पिछले दिनों मार्च में नेवल बेस पे कहीं हमला हुआ है उड़माड़ा में, बलूचिस्तान में, समझ रहे मेरी बात। तो हमारा एनवायरनमेंट हमारा, वहाँ छोटा सा प्रॉब्लम होती है, वो क्यों बना लेते हैं, लाइन लगी थी बस स्टेशन पे या किसी बैंक में, ऐसे ही है ना। हमारे जब भी लाइन बनती है, आप लाइन में लगे सही जेब कट जाती। एनवायरनमेंट बताता है, ठीक है। मसाजिद में हमारे जूते चोरी हो जाते हैं, पीछे रखे जूता नहीं तो आगे रखे नमाज नहीं होती। अभी बैंक्स में जाएं तो 2-3-4 रुपए वाले बॉल पेन को भी उन्होंने जंजीर बांधी होती है। ये हमारी इन्वायरमेंट है। कूलर्स पड़े होते हैं, साथ गिलास पड़ा होता है, या वो तो डिस्पोजेबल होगा, यहाँ पे जंजीर लगी हुई। इन्वायरमेंट है ना। तो ये इन्वायरमेंट आपको बताएगा कि कंपनी का एनवायरमेंट, जैसे ये तो मैं आपको कंट्री से नेशन में बताता हूँ, ऐसे कंपनीज का एनवायरमेंट होता है, इंडस्ट्री के एनवायरमेंट होता है। वहाँ से आपको रिस्क अंडरस्टैंड किया, हम पढ़ेंगे इसको आगे जाके, रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ से, ठीक है। फिर आगे आए, इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम पढ़ा हमने, इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज करेंगे, इसमें से रिस्क मिलेंगे, समझ गए नहीं, याद रहेगा। अच्छा जी, इसकी मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी तमीर बांध दी है, वह हम इसको स्टार्ट करते हैं। सब कहता है 315 रिक्वायर करता है कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें, असेस करें। कैसे करना है? इंक्वायरी किसी करनी है। इंक्वायरी का होता है लिखा ब्रैकेट में, आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग रिस्पॉन्सेज, ठीक है। फिर कहता है इंक्वायरी किसी करते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट के अलावा नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कोई और अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल आपको लगेगा इससे पूछा जा सकता है, वो कौन हो सकते हैं? सीनियर आपके जनरल मैनेजर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, आपके मैनेजर लेवल हो सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर है, सेक्रेटरी है, CFO है, इनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी किसी और से पूछ सकते हैं जो आप ज़रूरी समझें। तीसरे पॉइंट में ये कहता है, ठीक है। आगे एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं? एनालिसिस से निकला वर्ड, और एनालिसिस से एक मिलता जुलता वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, रेशियो एनालिसिस, याद है? आप कंपनी की जाके एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करें, रेशियो एनालिसिस बहुत से रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस प्रॉफिट, GP रेशियो पढ़ा हुआ ना आपने। 2023 का ऑडिट करने आए तो GP रेशियो था 12%, अब करने आए अब ये हो गया जी 8%। इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको? पिछले साल का आपने ऑडिट किया हुआ है, इस साल का ऑडिट करने आए, अभी ड्राफ्ट अकाउंट्स मिले आपको। ऐसे ही होता है ना, ड्राफ्ट अकाउंट लिया आपने देखा 8% GP आ रहा है। क्या रिस्क? रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट रेवेन्यू एंड ओवर स्टेटमेंट इन कौन सा एक्सपेंस? CGS। कहां से मिला रिस्क? रेशियो एनालिसिस। समझ गए? हम बाकी पढ़ेंगे। अच्छा, और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। डेटर डेज पढ़े हुए? पहले 45 डेज थे, अब आया पता लगा 65 डेज के डेटर्स हो गए। क्या रिस्क है? पहले 45 डेज थे डेटर्स के, अब पढ़ा हुआ नहीं सारा आपने? क्या रिस्क है? रिस्क बताएं मुझे, आप ऑडिट के स्टूडेंट हैं। रिस्क हो सकता है कि ये डेटर जो ओवरस्टेट हुए हैं असल में रिकवरेबल ही नहीं है।
यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रहना चाहिए, या ये एक्चुअली बैड डेट हो चुके हैं। 2 रिस्क हो गए। तीसरा रिस्क क्या है? हो सकता है कि आपके रिकवरी डिपार्टमेंट ने कलेक्शंस करनी है, कंपनी को नहीं दिए आके पैसे। कोका कोला पेप्सी वाले क्या करते हैं, उनकी बसेस पड़ती हैं, पूरे पाकिस्तान फैसलाबाद से पैसे कलेक्ट करते हैं। हो सकता है कलेक्ट करके अपनी जेब में डाली, कोका कोला या पेप्सी को रिपोर्ट ही नहीं की। हो सकता है ना। और रिस्क क्या है? हो सकता है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए साल के एंड पे जाली फेक फिक्टिशियस सेल डाली, सेल्स क्रेडिट, डेटर्स, डेबिट। असल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो पढ़ा ना एग्जिस्टेंस। अभी रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है ना। अब जैसे रिस्क है वैसे अब अप्रोच लेके आएंगे। ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे ना। तो ये रिस्क कहाँ से आइडेंटिफाई हो रहे हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मैं इस पर और टाइम भी लगा सकता हूँ, मेरा ख्याल समझ गए आप लोग। और एग्जाम्पल डिस्कस। अच्छा आगे आ जाए। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसी करनी है आपने? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है। आप गेट पे गए हैं, आपने देखा मैं गेट से एंटर हुआ, वहाँ आपने ऑब्जर्व किया गुड्स आ रही हैं जा रही हैं, ना इनवर्ट बन रहा है ना आउटवर्ट बन रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं किसी का। कोई या गुड्स जा रही हैं, सेल के वक्त इनवाइस ही नहीं जा रही, गुड्स निकल गई, सेल्स की एंट्री आई नहीं। अब ये कैसे पता लग रहा है आपको? रिस्क इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करें। आप गेट पे खड़े हुए, अब देखा लोग अटेंडेंस लगाते हैं कि नहीं, एम्प्लॉई आते हैं। एक बंदा आया है, उसने 10 लोगों के कार्ड स्वैप कर दी, ठीक है। ये मैंने खुद देखा क्लाइंट पे कि वो वहाँ पे ना वो लगे हुए थे ये क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक मशीन। उसने बायोमेट्रिक पंच किया, मिल्स से बाहर जा रहे थे नमाज पढ़ने, मैं भी साथ पीछे पीछे आ रहा था। तो एक बंदे ने इम्प्रेस किया, थंब इम्प्रेस किया, गेट खुला, ऑटोमेटिक गेट था। उससे पहले 10 बंदे निकल गए, 11वां वो निकला, 12वां मैं निकला। तो कैलकुलेशन में क्या हुआ, एक बंदा बाहर गया, सैलरी का मीटर चल रहा है, हालांकि 10-12 लोग कम हुए, 3 लोग बाहर निकले थे। अभी रिस्क है। होना क्या चाहिए था यहाँ पे कि एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हो वहाँ पे, एक थंब इम्प्रेशन पे, समझ गए? ये याद रहेगा जी। रिस्क असेसमेंट ऑडिट जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं कौन कौन से करते हैं, ठीक है जी। अच्छा करते क्या हैं 2.1 में? प्रोसीजर कौन से हैं? वो चारों जो हमने पढ़ ली है ऊपर। करना क्या है? वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट, उसी लाइन में कहता है इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है जी। मैं आपसे एक हैंडआउट शेयर करूंगा, पेपर में क्वेश्चन आए हुए कई दफ़ा कि एंटिटी को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने सबसे पहले बात की है एंटिटी एंड एनवायरनमेंट की। तो सबसे पहले क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले बात करता है, यानी फॉर एग्जांपल वो बात करता है एंटिटी की। एंटिटी की 3 चीज़ें चेक करनी है ना हमने, एंटिटी, एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहली बात इसी कर रहा है एंटिटी की। एंटिटी के बारे में बात क्या करता है? नंबर 1 स्ट्रक्चर क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फाइनेंसिंग कैसे है, इसकी इन्वेस्टमेंट कैसे हैं, ये करती क्या है क्या, प्रोडक्शन क्या करती है, सर्विसेज है, प्रोडक्शन तो कैसे है, डिलीवरी कैसे है, क्या इनकी मेथोडोलॉजी है, मार्केटिंग कैसे है, कंपटीशन क्या है, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल सुने पेपर में क्वेश्चन आया, पेपर में आपके कि कंपनी डील्स इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, एज्यूम कर लें मोबाइल्स बनाते हैं या लैपटॉप्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और आप इसको ऑडिट करने आए हैं, बताएं क्या रिस्क है, बताएं। ना हमें कोई अकाउंट्स दिए, ना हमें कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी, ना हमें कोई और इन्फॉर्मेशन दी, रिस्क पूछनी।
ठीक है, तो इट वॉज पुअरली अटेम्प्टेड क्वेश्चन, इट वॉज, एग्जामिनर कमेंट आए, उन्होंने कहा कि इट वॉज पुअरली अटेम्प्टेड क्वेश्चन। बच्चे बाद में खबरा हो, हमें पता नहीं लगा, अजीब सा सवाल है, समझिए बच्चे अपनी अपनी मार मुर के आगे। हालांकि जब उसने कह दिया टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी क्या, टेक्नोलॉजी, तो यहीं पे आपके कान खड़े रहने चाहिए थे कि टेक्नोलॉजिकल अगर प्रोडक्ट्स हैं, ये तो क्वेश्चन बता दिया ना आपको, तो रिस्क क्या है, ऑब्सोलीट हो जाती है, आउटडेट हो जाती है ना। आईफोन 15 आ रहा है तो 13, 14 मार्केट में, होंडा सिटी का नया मॉडल आ रहा है तो पुराना कोई नहीं खरीदेगा, ऐसी है ना, समझ गए। तो सबसे पहले रिस्क कहाँ पे है, इन्वेंट्री की एनआरवी में। आपने पुरानी स्टॉक्स बनाए हुए हैं मार्केट में पड़े हैं, वो कैसे बिकेंगे, वो उस रेट पे, तो उसकी एनआरवी चेक करें, ठीक है। रिस्क कहाँ है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रिस्क आ गया, कहाँ से आया, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा था, तो आपने खुद असेस करना है, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़नी है, खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ना, उसके बाद क्वेश्चन नहीं होना, समझ गए। एक रिस्क आ गया, और क्या रिस्क है, ठीक है। दूसरा रिस्क ये है कि नया मोबाइल लॉन्च करना है, ये नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करनी है, उसके लिए R&D के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, वेरी गुड। और जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये मशीन, जो प्लांट, ये इस शक्ल की होंडा सिटी बनाता था, इस शक्ल का आईफोन बनाता था, वो क्या हो गया, इम्पेयर हो चुका है, उसकी मार्केट एग्जिस्टेंस, पढ़ा ना इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े हुए, तो वो इन्वेंट्री आ गया और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की इम्पेयरमेंट आ गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और जो आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की हुई है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, उसकी अब रिकवरी, अब आईफोन 14 किसी ने, खास तौर पर जिनके दिमाग में आईफोन होता है, वो 14 नहीं खरीदेंगे, तो डेटर्स की रिकवरेबिलिटी का इशू आ गया, रिस्क है ना कि रिकवर। अच्छा, जब डेटर से पैसे नहीं आएंगे तो क्रेडिटर्स को भी पेमेंट्स करने, लिक्विडिटी के इश्यूज आ गए, तो कितने रिस्क आइडेंटिफाई कर दिए आपने, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि एंटिटी किन गुड्स और सर्विसेज में, ये है ऑडिटिंग, समझ रहे हैं। खाली बुक पढ़ के मुझसे लिखवा लें, अगर लिख के किसी लिखवाना चाहता है, ये खाली बुक पढ़ेंगे, लेक्चर अटेंड करेंगे, पेपर में बैठेंगे, फेल हो जाएंगे। मैं किसी और ख्वाबो ख्याल में नहीं रखना चाह रहा, किसी खुशफहमी में रखना नहीं चाह रहा आप लोग, जब तक कि इस तरह ऑडिटिंग नहीं पड़ी, इस चीज़ों को इंटरकनेक्ट नहीं किया आपने, ठीक है। रट्टा लगना ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी ने हिम्मत करके लगा भी लिया तो रट्टा उसने पहले 5 मिनट में आपके हाथ में पकड़ा देना कि अब घर से रट्टा लेके आए थे, ये पकड़ लें, तो साइड में रखने और पेपर दें, ठीक है। फिर बच्चे ना वो पीटते हुए अपने आप को ना, रिजल्ट वाले दिन ऑफिस आए थे मेरे, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, IQM ने ज्यादती कर दी, ये हो गया, वो हो गया, 48 पे फेल कर दिया, 41 पे फेल कर दिया, मेरे पे तरस खाएं, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले आपने क्या अंडरस्टैंड करना है, एंटिटी क्या है। एंटिटी में क्या देखेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ओनरशिप क्या है, गवर्नेंस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, समझ गए, याद रहेगा ना सब कुछ। ये आगे सेकंड चीज, अब आपने एंटिटी देख ली, अब आपने क्या देखना है, अगला पॉइंट, एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट क्या देखेंगे कि लॉस क्या एप्लीकेबल है वहाँ पे, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन तो नहीं है, जैसे नेपरा पे है, पैमरा है ना, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन, ठीक है। ओगरा लगाती है कंपनीज भी, ऐसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। और लॉस कैसे हैं, फिस्कल पॉलिसीज क्या हैं,
कई दफ़ा अकाउंटिंग पॉलिसी आती है और टैक्स में चेंज आती है और पूरे बिजनेस को हिट कर देती, पूरे बिजनेस को हिट कर देती। जैसे आजकल रियल इस्टेट हिट हुआ, उस पर सिर्फ उन्होंने सेल और परचेज पे इनकम टैक्स कॉस्ट बढ़ा दी है, लोगों ने सेल परचेज करना छोड़ दी, हिट हुई है ना इंडस्ट्री। तो क्या कंपनी इस टाइम ये इंडस्ट्री रिसेशन में है, किस चीज़ में चली है, किस फेज में गुजरी है, कंपटीशन कैसा है, मार्केट क्या है, ठीक है, मार्केटिंग टेक्निक्स क्या है इनकी, समझ गए जी। अच्छा आगे तीसरे पॉइंट पे है मेजरमेंट, मेजर्स यूज इंटरनली एक्सटर्नली टू असेस द कंपनीज परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है, इस कंपनी में परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होती है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम परफॉर्मेंस किसे कहते हैं, परफॉर्मेंस एक एंटिटी है वो प्रॉफिट को कहती है परफॉर्मेंस, कहती है मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया इतना, टारगेट मीट होकर मैंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। वो उसकी कंपेटिटिव एंटिटी है, वो कहती है मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे मार्केट शेयर चाहिए, मेरा होल्ड होना चाहिए मार्केट में, मेरा होल्ड है, मेरी सेल ज़्यादा है, मैंने परफॉर्म कर लिया, मुझे नहीं प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। तीसरी कहती है ना मुझे प्रॉफिट चाहिए, ना मुझे मार्केट से चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। चौथी कहती है कि मुझे मेरे स्टाफ खुश है। पांचवी कहती है मेरे कस्टमर्स खुश हैं, सेल की खैर है, प्रॉफिट की खैर है, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेजरमेंट डिफरेंट है। फिर सीएफओ की परफॉर्मेंस क्या होती है, कितना अच्छा फाइनेंस, कितना सस्ता फाइनेंस अरेंज किया। जनरल मैनेजर की, प्रोडक्शन मैनेजर क्या होती है, कितनी सस्ती और ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की। सेल्स ही क्या है कि कितने अच्छे रेट पे। मार्केटिंग परफॉर्मेंस क्या है, कितनी ज़्यादा मार्केट की इसने। परचेज मैनेजर की परफॉर्मेंस क्या है, कितना सस्ता रॉ मटेरियल, कितने लॉन्गर टर्म पे, क्रेडिट टर्म पे लेके आया। तो हर डिपार्टमेंट की, हर बंदे की परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे कैसे करते हैं, समझ गए जी। ये 3 बातें की हैं इसने, ये इनफ नहीं है। मैं आपसे हैंड आउट शेयर करूँगा, आपने घर में लेना। ये इसके अलावा 2 पॉइंट्स और भी हैं एंटिटी एंड एनवायरनमेंट में, उसमें हैंड आउट में लिखे होंगे, आपने पढ़ के समझ के आना है। कल कोई उसमें क्वेश्चन है तो मैं आपसे शेयर कर, मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये आपको पता है फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क का पता है आप लोगों को, ठीक होगा। मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। हमने पढ़ा फ्रेमवर्क क्या क्राइटेरिया होता है। अच्छा, फ्रेमवर्क के 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। आगे आए जी। अच्छा, हमने ये तो पढ़ लिया, एंटिटी भी पढ़ ली, ठीक है, एनवायरनमेंट भी पढ़ लिया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रह गया। वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसने नीचे जाके लिखा हुआ है, आपको एक टेबल बना नजर आ रहा होगा। आ रहे जी, यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ है कंट्रोल एनवायरनमेंट नंबर 1, नंबर 2 एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, नंबर 3 एंटिटीज प्रोसेस एंड मॉनिटरिंग की बात करता है, 5वां बात करता है आईटी सिस्टम की, इंफॉर्मेशन आईएस सिस्टम की, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करता है, और 5वें में कंट्रोल एक्टिविटीज़ की। ये इसने इतनी सी बात की है और बस चुप कर दिया। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में उसने इतनी बात की है कि जी 5 एलिमेंट्स ये डिस्कस करने हैं आपने। पेपर में पूछे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है, तो इन 5 एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है, समझ गए। अच्छा, ये 5 एलिमेंट्स उसने इसलिए बस इतनी छोटी सी बात की है क्योंकि इस पर 2 चैप्टर्स हैं आगे, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में 2 चैप्टर्स हैं पूरे, 5 और 6। आप पेज 82 पे हैं। आगे हैं जी। अच्छा, पेज 82 पे अगर 2.1 में आप आए ना, तो वो लिखा हुआ है 5 एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम।
ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से किया है, ISA 315। इसका मतलब है उसने जो चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं, एंटिटी क्या है, एंटिटी कैसे अंडरस्टैंड करना है, और इन्वायरमेंट कैसे करना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग उसने हल्का सा डिस्कस किया, यही 5 चीज़ें, कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन जो है आपके एंटिटी की मॉनिटरिंग की बात करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करता है, और कंट्रोल एक्टिविटीज़ की बात करता है। इन 5 चीज़ों की बातें करके फिर आगे इनको आगे देखें। 2.2 में क्या डिस्कस कर रहा है, इन्वायरमेंट, 3 में रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, 4 में मॉनिटरिंग। समझ गए? इसका मतलब क्या है, उसने 315 की जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग कहाँ लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 5 में, जाके वहाँ पढ़ेंगे हम इसको इंशाल्लाह। इसको लिंक कर लें कि यहाँ पे बस उसने ख़त्म नहीं कर दिया, ये पेज 82 पे 2.1 में हम पढ़ेंगे इसको। चलें आगे जी। अच्छा, आगे 2.2 में डिस्कस करता है, मैंने इसको अदर वे आउट डिस्कस कर लिया, मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, छोटी सी बात करूंगा। कहता है आपने सारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक नहीं करना, सारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक आपने वो चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल्स वो कंट्रोल चेक करने हैं जिनका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या ऑडिट से। बहुत से कंट्रोल ऐसे हैं ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल सिस्टम का कि आपने सबने एक सर्टन यूनिफॉर्म पहन के आना है, कंट्रोल सिस्टम आ गया, ठीक है। अब अगर कोई यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहा तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसी पे काउंटिंग एंट्री नहीं है। अगर एक बंदे ने यूनिफॉर्म नहीं पहना, एक स्पेशल सेफ्टी यूनिफॉर्म नहीं पहना, या सेफ्टी गैजेट यूज़ नहीं किए, तो इसकी काउंटिंग एंट्री है कोई, क्या डेबिट हो, क्या कुछ नहीं, तो इससे आपके फाइनेंशियल में हिट नहीं हो रहे। हाँ, अगर यूनिफॉर्म ना पहनने पे उसको पेनल्टी पड़ गई है, उससे फाइन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये फाइन हुआ है, इसकी काउंटिंग एंट्री जरूर है। तो आपने कौन से कंट्रोल चेक करने हैं जो रेलेवेंट है ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, याद रहेंगे। ये वो बात करता है 315 रिक्वायर करता है टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर कंट्रोल सिस्टम रेलेवेंट टू द ऑडिट। रेलेवेंट और वो जो जिसका ताल्लुक ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हमने डिस्कस, उसको चेक करने की जरूरत, उसमें एनर्जी लाने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगानी। सर वो एक रिपोर्ट तक बनाते हैं, उसमें एक सेक्शन होता है जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो लिखनी होती है, जैसे इन्वायरमेंट था, तो उसमें आएगा इनके कंट्रोल सिस्टम ये है कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी प्रेमिसेस के अंदर। अब एक बंदा बैठा सूटर लगा रहा है, एक बंदा, इसकी अकाउंटिंग एंट्री है नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ, अगर सूटर लगाते लगाते उसने प्लांट एंड मशीनरी जला दी, स्टॉक जला दिया, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज ठीक है। अच्छा जी, आप बताएं। सर रिपोर्ट जब बनाते हैं, आपने पढ़ाया था वो आगे, उसमें ना सेक्शन होता है कि कुछ 5 एलिमेंट थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, कि ये लीगली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने कहा कि हो सकता है पाकिस्तान में इन्वायरमेंट सेफ्टी पे ना हो, किसी और रीजन में हो के इन्वायरमेंट सेफ्टी पे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हो सकता है रेलिवेंट ना हो और वहाँ पे रिपोर्ट में रेलिवेंट हो, ऐसे हो सकता है? हो सकता है। अगर आप जर्मनी में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, तो आप चाइल्ड लेबर की बात करेंगे, ठीक है जी। 2.3 पे आ जाए। 2.3 एजर्शंस का कॉन्सेप्ट है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ सारी, ठीक है। आपको शायद याद होगा जो एजर्शंस पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, 3 तरह की हैं, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस, और तीसरा डिस्क्लोजर। फिर मैंने कहा था कि डिस्क्लोजर आपने इसके देने हैं या इसके, इसलिए बेसिकली क्या रहेंगी, टेस्ट ऑफ क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंसेस। याद है आप लोग कौन कौन सी एजर्शन है? यहाँ पे क्या थी, मेजरमेंट, यहाँ पे वैल्यूएशन, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एसेट लायबिलिटी की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन के लिए अकरेंस, यहाँ पे एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी, कंप्लीटनेस, यहाँ पे कट ऑफ आती है, यहाँ पे नहीं आती, ठीक है।
और यहाँ पे